चलिए आइए अब हम लोग एक और चैप्टर करते हैं जिसका नाम है निबंध कैसे लिखें। इसका हम लोग पाठांत प्रश्न और उत्तर करेंगे। आप लाइन से बहुत सारे वीडियोस पढ़ेंगे जिसमें लगभग आपको 40 से ज़्यादा निबंध का यहाँ पे उत्तर दिया जाएगा। आप बहुत सारे प्रकार के निबंध सीखेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। निबंध कैसे लिखें, पाठांत प्रश्न और उत्तर। प्रश्न 1, पर्यावरण की शुद्धता अथवा बढ़ता प्रदूषण विषय की भूमिका अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, भूमिका। प्रदूषण का अर्थ है वायुमंडल का दूषित होना। प्रदूषण आज एक विश्वव्यापी समस्या है। प्रदूषण की समस्या बढ़ते उद्योगों एवं यातायात के कारण उत्पन्न हुई है। शुद्ध वायु, शुद्ध जल, हरी भरी धरती का अभाव प्रदूषण के लक्षण हैं। वायु प्रदूषण महानगरों में अधिक है। वायु, जल, भूमि एवं ध्वनि प्रदूषण के कई प्रकार हैं। प्रदूषण को पर्यावरण को स्वच्छ बनाकर तथा वृक्षों की संख्या बढ़ाकर कम किया जा सकता है। प्रश्न 2, शहरी जीवन अथवा कटते पेड़, घटते वन्य पशु शीर्षक के निबंध को उपसंहार लिखिए। उत्तर, शहरी जीवन को भी वरदान बनाया जा सकता है। शहरों में यातायात एवं प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों पर नियंत्रण लगाकर तथा यथासंभव हरियाली बढ़ाकर शहरी जीवन सुखद बना सकता है। गांवों में कृषि एवं रोजगार के अवसर बढ़ाकर शहरों में लोगों के आने में कमी करके शहरी जीवन की समस्याओं को कम किया जा सकता है। सरकार और नागरिक दोनों के लिए कर्तव्य पालन अपेक्षित है। वनों की अंधाधुंध कटाई से वन्य पशुओं की लगातार कमी पर्यावरण और मानव अस्तित्व के लिए खतरनाक है, क्योंकि प्रकृति के जीवन चक्र में पशु पक्षियों की अहम भूमिका है। हम पशु पक्षियों की लुप्त होती प्रजातियों को वनों की कटाई रोककर तथा अधिक से अधिक पेड़ लगाकर बचा सकते हैं। पशु पक्षियों के प्रति सच्चा प्रेम उनके अस्तित्व को बनाए रखना है। आइए यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं एक निबंध। बहुत सारे निबंध हैं जो आपके लिए मैं वीडियोस बना रहा हूँ। लाइन से हम लोग सब पढ़ेंगे। प्रश्न 3, निम्नलिखित विषयों पर निबंध लिखने के लिए विस्तृत रूपरेखा बनाइए। सबसे पहला है मेरा देश। अगर आपको परीक्षा में बोला जाता है कि मेरा देश के ऊपर आप निबंध लिखिए, तो आइए कैसे हम लोग लिखेंगे। हमारा भारतवर्ष विश्व का अत्यंत प्राचीन देश है। यह भूलोक का गौरव है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य अद्वितीय है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक प्रकृति की घटा अत्यंत आकर्षक है। इसी भूमि पर पृथ्वी का स्वर्ग कश्मीर है, तो यहीं पर प्राकृतिक सुषमा से भरा केरल, हिमाचल एवं अरुणाचल का सौंदर्य भी है। इसी देश में वेदों और गीता की वाणी गूंजी। इसी भूमि से उपनिषदों एवं वसुदेव कुटुंबकम का संदेश समूची मानवता को मिला। विश्व को अहिंसा एवं पंचशील का मार्ग दिखाने वाला यही देश है। गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी ने इसी धरती पर जन्म लिया। इसी धरती के सपूत विवेकानंद ने अमेरिका में जाकर वेदांत का डंका बजाया। समय की आंधियां भी इसी संस्कृति को नष्ट कर न पाई और वह आज भी जीवित है। भारतीय संस्कृति अत्यंत महान है। इसके सबसे बड़ी विशेषता है विभिन्नता में एकता की भावना। भारत में अनेक प्रकार की भौगोलिक रीति रिवाजें और रहन सहन संबंधी, भाषा एवं साहित्य संबंधी, धर्म मत संप्रदाय संबंधी तथा परंपराओं और आस्था संबंधी भिन्नताएं विद्यमान हैं। तथापि कश्मीर से कन्याकुमारी तक, असम से गुजरात तक सभी लोग एक सूत्र में बंधे हैं। हमारे धार्मिक ग्रंथ, जीवन दर्शन, तीर्थ स्थान, पूजा पद्धति आदि में अद्भुत समानता है। सभी भारतीय आस्थावादी हैं और अध्यात्म में विश्वास करते हैं। हमारी संस्कृति समन्वयवादी है। ईश्वर में विश्वास, उदारता एवं मानव कल्याण की भावना हमारी संस्कृति की अनूठी पहचान है।
धर्म और दर्शन की दृष्टि से संपूर्ण भारतवर्ष एक है। भारतीय संस्कृति सहनशील भी है। अनेक धर्मों एवं मतों को इसने ग्रहण कर लिया है। हमारी संस्कृति हमें शांति, अहिंसा, उदारता, दया और क्षमा का पाठ पढ़ाती है। प्रसाद जी ने ठीक ही कहा है, यवन को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। जीवन के 4 आश्रम एवं 4 पुरुषार्थ भारतीय संस्कृति की ही देन है। भारत में पाई जाने वाली अनेक प्रकार की विविधताएं एवं विषमताएं हैं। ये देश को विभाजित करने के बजाय उसे जोड़ने का कार्य करती है। भारत के विभिन्न धर्म एक माला में गुथे पुष्प की भांति हैं। सभी धर्म हमें प्रेम, शांति, एकता और सद्भाव का पाठ पढ़ाते हैं। रामायण, बाइबल, गीता, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी हमें मिलजुल कर रहने की प्रेरणा देती है। भारतवर्ष का स्वरूप जितना भव्य और विशाल है, उसका मन उतना ही उदार है। जो भी यहाँ आयो यहाँ का होकर रह गया, जो भी यहाँ आया यहाँ का होकर रह गया। भारत में अनेक धर्मों तथा संस्कृतियों को प्रश्रय दिया तथा फलने फूलने का अवसर दिया। इसलिए अनेकता में एकता हमारी शक्ति बनी है, दुर्बलता नहीं। स्वतंत्रता के बाद भी हमारे नेताओं ने भारत के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को बनाए रखा है। चलिए आइए अब हम लोग एक और निबंध देखते हैं, श्रम का महत्व। यह संसार कर्म प्रधान है। कर्म ही जीवन है, कर्म ही उन्नति का आधार है, कर्म ही सब सुखों का मूल है, कर्म ही मानव का आभूषण है तथा कर्म ही मानव का सबसे बड़ा कर्तव्य है। कर्म से रहित जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तुलसीदास ने ठीक ही कहा है, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। इस संसार में सभी प्रकार के पदार्थों का भोग केवल कर्मण्य पुरुष ही कर सकते हैं। किसी कर्म को पूर्ण निष्ठा के साथ संपन्न करना ही परिश्रम या श्रम है। श्रम 2 प्रकार का होता है, शारीरिक श्रम तथा मानसिक श्रम। शारीरिक श्रम तो पशु भी कर सकते हैं, पर मानसिक श्रम केवल मनुष्य ही कर सकता है। एक मजदूर, किसान, कारीगर आदि जो श्रम करते हैं वह प्राय शारीरिक श्रम के अंतर्गत आता है, जबकि वैज्ञानिक, लेखक, दार्शनिक, चिंतक आदि बुद्धिजीवियों का श्रम मानसिक श्रम के अंतर्गत माना जाता है। दोनों प्रकार के श्रम का अपना अपना महत्व होता है। परिश्रम और सफलता का चोली दामन का साथ है। परिश्रम करने से ही असंभव को संभव, कठिन को सरल तथा कल्पना को यथार्थ में परिणत किया जा सकता है। परिश्रम ने ही मानव को पाषाण युग से आज अंतरिक्ष युग में लाकर खड़ा किया है। परिश्रम के बल पर ही आज का मानव जल, थल और आकाश का स्वामी बन बैठा है। परिश्रम के अभाव में कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। कहा भी है, उद्योगिन पुरुष सिन्मुपेति लक्ष्मी, दैवेन देमति का पुरुष वदित। परिश्रम व्यक्ति ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। परिश्रम न करने वाले ही भाग्य का दोष दिया करते हैं। अब देखिए, आपको जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो बहुत सारे जगह पे मैं इस तरह का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो आप अगर चाहें तो ये सब आप लिखें, नहीं तो अपने शब्दों में आप बना के लिखेंगे। सफलता मनोरथ करने से नहीं, श्रम करने पर प्राप्त होती है। सोते हुए सिंह के मुख में हिरण स्वयं प्रवेश नहीं कर जाता। जंगल में अधिपति को भी उसे प्राप्त करने के लिए श्रम करना पड़ता है। आज संसार में जितने भी देश समृद्ध, विकसित, उन्नत तथा शक्तिशाली हैं, उनकी उन्नति के मूल में वहाँ के निवासियों का अथक परिश्रम ही है। जापान, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी जैसे अनेक देशों की समृद्धि का कारण वहाँ के निवासियों की परिश्रमशीलता ही है। वर्तमान विश्व का जो स्वरूप आज हमें दिखाई दे रहा है, वह मानव के सतत सामूहिक श्रम का ही प्रतिफल है। गगनचुंबी अट्टालिकाएं, विशाल सड़कें, रेल मार्ग, आकाश में उड़ते वायुयान, समुद्र के वक्षस्थल को चीरते जलयान, विशालकाय मशीनें,
अनेक आश्चर्यजनक वैज्ञानिक आविष्कार मानव के परिश्रम के कारण ही संभव हुए हैं। यदि मनुष्य हाथ पर हाथ धरकर भाग्य के भरोसे बैठा रहता तो संभवतः वह आज भी अर्ध नग्नावस्था में पाषाण युग में ही विचरता रहता। उपसंहार: द्वितीय विश्व महायुद्ध के कारण जर्जर हुए जापान से हम प्रेरणा ले सकते हैं। आज वह श्रम के बल पर विश्व का सबसे संपन्न तथा उन्नत देश माना जाता है। छोटी छोटी चींटियां तथा मधुमक्खियां हमें श्रम का अनूठा पाठ पढ़ाती हैं। अतः मनुष्य का कर्तव्य है कि अक्रमणता को तिलांजलि देकर परिश्रमशीलता को अपनाएं और परिश्रम की कुंजी से सफलता के द्वार खोलें। कविवर मैथिली शरण गुप्त ने ठीक ही कहा है, पुरुष हो पुरुषार्थ करो, सफलता वर तुल्य वरो। उठो, अपुरुषार्थ भयंकर पाप है, न उसमें यश है न प्रताप है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नारी शक्ति। महाकवि जयशंकर प्रसाद ने नारी के संबंध में कहा है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुंदर समतल में। नारी प्रकृति का वरदान है, मानव जीवन में बहने वाली अमृत सलीला है। नारी सृष्टि की निर्माता, मातृत्व की गरिमा से मंडित करुणा की देवी, ममता के स्नेहमयी मूर्ति, त्याग समर्पण की प्रतिमा तथा स्नेह एवं सहानुभूति की अनुपम कृति है। सृष्टि के विकास का आधार नर और नारी दोनों हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए प्राचीन काल से ही नारी को सम्मान की दृष्टि से देखा गया है। उसे पुरुष के समान अधिकार प्राप्त थे और कोई भी मांगलिक कार्य स्त्री के बिना पूर्ण नहीं होता था। स्त्री को माता का जो महान और भव्य रूप हिंदू शास्त्रों में दिया गया वह अन्य किसी देश में नहीं मिलता। भारतीय संस्कृति में नारी को देवी, भगवती आदि कहा गया है। उसका स्थान नर से कहीं बढ़कर माना जाता था। गार्गी, मैत्रेयी, अनसुया, सावित्री जैसी विदुषी महिलाएं इसका ज्वलंत उदाहरण है। धीरे धीरे समय के पटाशे के कारण नारी की दशा में बदलाव आने लगा। कहाँ तो वह श्रद्धामयी और पूजनीय मानी जाती थी, तो कहाँ वह पुरुष की दासी बनकर घर की चार दीवारी में बंद होकर रह गई। आर्थिक स्वतंत्रता के कारण उसकी दशा और भी दयनीय हो गई। वह केवल भोग विलास एवं प्रताड़ना की वस्तु समझा जाने लगा। पर्दा प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा जैसी बुराइयों के कारण उसकी स्थिति और भी हीन हो गई। पुरुष प्रधान समाज में कन्या को परिवार पर बोझ समझा जाने लगा। समय सदैव एक सा नहीं रहता। परिस्थितियां बदली और इसके साथ साथ नारी के प्रति दृष्टिकोण भी बदलने लगा। ब्रह्म समाज तथा आर्य समाज ने नारी जाति के उद्धार का बीड़ा उठाया। ब्रह्म समाज के प्रवर्तक राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा को कानूनन बंद कराने में सफलता प्राप्त की, तो आर्य समाज के जन्मदाता महर्षि दयानंद ने नारी जाति को शिक्षित करने की दिशा में ठोस कदम उठाए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नारी को पुनः पुरुष के समकक्ष अधिकार मिले। भारतीय संविधान में उसे पुरुष के समकक्ष माना गया। परिणामतः आज की नारी अबला नहीं सबला है। जीवन के हर क्षेत्र में वह पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही है तथा अपनी योग्यता एवं प्रतिभा का परिचय दे रही है। आज वह दोहरी भूमिका निभा रही है। एक ओर तो वह गृहिणी है तथा परिवार के उत्तरदायित्वों से बंधी है, तो दूसरी ओर स्वावलंबी है तथा अनेक क्षेत्रों में कार्यरत है। यद्यपि आज की नारी आत्मनिर्भर तथा स्वतंत्र है, परंतु भारत जैसे विशाल देश में गांवों में आज भी नारी की स्थिति अच्छी नहीं है।
गांव में आज भी वह पुरुष की दासी है और कष्टपूर्ण जीवन बिता रही है, क्योंकि वह पूर्णतः पुरुष पर आश्रित है। गांवों में आज भी लड़कियों की शिक्षा को उतना महत्व नहीं दिया जाता जितना कि लड़कों की शिक्षा को दिया जाता है। बड़े नगरों में नारी को दोहरी भूमिका के कारण कुछ समस्याओं ने भी जन्म लिया है, जिनमें पारिवारिक कलह, दाम्पत्य जीवन में कटुता, नारी के प्रति बढ़ते अपराध, तलाक आदि शामिल हैं। पश्चिम सभ्यता की चकाचौंध में अत्यधिक शिक्षित एवं स्वावलंबी नारी अपनी संस्कृति तथा नैतिक मूल्यों को विस्मृत करती जा रही है, खो रही है, जिसे उचित नहीं माना जा सकता। दहेज जैसे दानव ने आज भी नारी को परिवार पर बोझ बनाकर रख दिया है। स्त्री और पुरुष समाज रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं, इसलिए समाज की उन्नति एवं विकास के लिए दोनों का सुदृढ़ होना आवश्यक है। अतः पुरुष नारी को अपने से हीन न समझे तथा नारी भी अपने कर्तव्य का ठीक से पालन करे। आइए हम लोग और निबंध देखते हैं। प्रश्न 4, निम्नलिखित विषय पर निबंध लिखिए। शब्द सीमा लगभग 300 शब्द। दूरदर्शन वरदान या अभिशाप। आज के वैज्ञानिक युग की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि दूरदर्शन है। दूरदर्शन ने सारे विश्व के मानव समुदाय को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे को समझने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज दूरदर्शन को लोकप्रियता बढ़ गई है। रेडियो की तरह ईव में दूरदर्शन को स्थान मिलने लगा है। दूरदर्शन दर्शक का मित्र, पथ प्रदर्शक तथा एकांत को सार्थक साथी बन गया है। दूरदर्शन का महत्व पारिवारिक स्तर पर ही नहीं, सामाजिक तथा राष्ट्रीय स्तर पर भी है। इसके अनेक लाभ हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दूरदर्शन एक शिक्षक की भूमिका निभाता है। दूरदर्शन पर प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रम समाज की दिशा निर्देश करते हैं। घर परिवार ही नहीं, विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में दूरदर्शन शिक्षक की भूमिका निभाता है। दूरदर्शन से हमारा मनोरंजन होता है। हम घर बैठे फिल्मी गीत, नाटक, इल्कियाँ, कवि सम्मेलन तथा विचार गोष्ठियाँ ही नहीं, देश विदेश में हो रहे दैनिक क्रियाकलापों को भी देख सकते हैं। दूरदर्शन पर हमें जीवनोपयोगी अत्यंत महत्वपूर्ण समाचार तथा सूचनाएं मिलने में आसानी हो गई है। गुमशुदा की तलाश तथा सामाजिक बुराइयों को दूर करने वाले कार्यक्रम हमारे ज्ञान, प्रेम तथा सौहार्द में वृद्धि करने में समर्थ होते हैं। प्रादेशिक, राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जिन कार्यक्रमों को नज़दीक से देखने की सुविधा आम लोगों को नहीं होती, उनके लिए ये कार्यक्रम दूरदर्शन पर सहज ही सुलभ हो जाता है। दूरदर्शन की सहायता से हम घर बैठे बैठे देश विदेश में खेले जा रहे किसी भी मैच को देख सकते हैं। दूरदर्शन हमें मौसम संबंधी जानकारी देकर तरह तरह से सावधान रहने में भी सहायता करता है। देश विदेश में हो रही लड़ाइयों व दंगों के दिनों में दूरदर्शन की सेवाएं और भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। दूरदर्शन के कार्यक्रम द्वारा बालक, युवक, वृद्ध तथा स्त्री पुरुष सबको उनके उपयोग का कुछ न कुछ जरूरी सीखने मिलता है। दूरदर्शन के जहां ढेरों लाभ हैं, वहां इससे हानियां भी की भी कमी नहीं है। दूरदर्शन समय का भोग लगाता है। इसके कार्यक्रम को देखने में व्यस्त हो जाने के कारण और कितने ही महत्वपूर्ण कार्य पीछे छूट जाते हैं। दूरदर्शन का बच्चों की पढ़ाई तथा सेहत पर बुरा असर पड़ता है। जो बच्चे बराबर दूरदर्शन के सामने बैठे रहते हैं, उनकी आंखों में तरह तरह की खराबियां आ जाती हैं। कई बार ऐसी फिल्में, नाटक या गीत प्रसारित किए जाते हैं कि परिवार में बाल बच्चों के साथ बैठकर उन्हें देखना तक भला नहीं लगता। ऐसी स्थिति में अबोध बच्चों के तरह तरह के प्रश्नों का उत्तर भी नहीं बनता। दूरदर्शन पर जब किसी रोचक कार्यक्रम के प्रसारण का समय होता है, तब तो जैसे गली मोहल्ले सुन्न हो जाते हैं। कई बार दूरदर्शन अपने
में इतना मोहित कर लेता है कि घर में चोरियां तक हो जाती हैं और पता भी नहीं चलता। दूरदर्शन के घटिया स्तर के कार्यक्रम जीवन की दिशा को बिगाड़ने की भूमिका भी निभाते हैं, तो अच्छे कार्यक्रम जीवन को बनाने में सहायता करते हैं। दूरदर्शन के लाभ भी हैं, हानियां भी, पर मुख्य बातें हमारी सोच समझ की हैं। हम दूरदर्शन के दोषों को ही ग्रहण नहीं करेंगे तो हमें हानियां ही हानियां दिखाई देंगी, और यदि उसके गुणों को अपनाएंगे तो दूरदर्शन के लाभों की कोई सीमा नहीं दिखाई देगी। संक्षेप में, कोई भी वस्तु अच्छी या बुरी नहीं होती, यह तो हमारी दृष्टि पर निर्भर करता है कि हम उसे किस रूप में देखते हैं, बनाने में सहायता करते हैं। दूरदर्शन के लाभ भी हैं, हानियां भी, पर मुख्य बात हमारी सोच समझ की है। हम दूरदर्शन के दोषों को ग्रहण करेंगे तो हमें हानियां ही हानियां दिखाई देंगी, और यदि उसके गुणों को अपनाएंगे तो दूरदर्शन के लाभों की कोई सीमा नहीं है। संक्षेप में, कोई भी वस्तु अच्छी या बुरी नहीं होती, यह तो हमारी दृष्टि पर निर्भर करता है कि हम उसे किस रूप में देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है वो रिपीट हो गया है, तो इसको आप समझ जाएंगे पढ़े हैं तो देखिए अब आप अपने शब्दों में भी उत्तर लिख सकते हैं अपने हिसाब से, जैसा आपको परीक्षा में ठीक लगे। आइए एक और निबंध करते हैं जिसका नाम है पढ़ी लिखी लड़की रोशनी घर की। भारतीय समाज में स्त्रियों का विशिष्ट स्थान है। वे अन्य राष्ट्रों के समान विलासिता की सामग्री बनकर नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति की डोर संभालने वाली सहयोगिनी है। इसी कारण बहुत सी भारतीय महिलाएं देवी और जगत माता कहलाती हैं। विश्व सांस्कृतिक संघर्ष में भारत सिर्फ इन नारीत्व के महान आदर्श को लेकर ही सर्वदा मान्य रहा है। नारी को महत्ता की देन हमारे देश की मौलिकता है। नारी माता के रूप में पूजनीय, पत्नी के रूप में अर्धांगिनी और वृद्धावस्था में छात्री मानी गई है। इसलिए नारी को भी शिक्षित होना आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा का माध्यम मस्तिष्क को परिपुष्ट करता है। अशिक्षित पत्नी होने के कारण अधिकांश परिवार आज के युग में नरक के समान बन रहे हैं तथा भारतीय संस्कृति भी दिन दिन अवनति की ओर जा रही है। अतः विद्वानों का कथन है कि गृहस्थी के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए शिक्षा की अत्यंत आवश्यकता है। विश्व की प्रगति शिक्षा के बल पर ही चरम सीमा तक पहुंच सकी है। यदि नारी जाति अशिक्षित हो तो विश्व संघर्ष को विजय करने के लिए चरित्र शस्त्र की आवश्यकता पड़ती है। अपने जीवन को विश्व की गति के अनुकूल बनाने में वह सदा असमर्थ रही है। प्राचीन कुपमंडुकता के कारण उसका जीवन अधिकांशतः भांति भांति के संघर्षों में बीत जाता है। शिक्षा के कारण उसका पारिवारिक जीवन स्वर्गमय हो जा सकता है और उसके बाद देश, समाज और राष्ट्र के प्रगति में वह पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने में समर्थ हो सकती है। आज हमारा देश स्वतंत्र है, आज़ाद है, और ये स्वतंत्र भारतीय संस्कृति की पूजनीय आत्माएं हैं। अतः नारी शिक्षा भी उसी के अनुसार होनी चाहिए। इसमें सीना पिरोना, बाल बच्चों का पालन पोषण तथा घर की देखभाल आदि की शिक्षा मिलनी चाहिए। भारतीय समाज में शिक्षित माता गुरु से भी बढ़कर मानी जाती है, क्योंकि वह अपने पुत्र को महान से महान बना दे सकती है। हमारे देश में जितने भी महापुरुष हुए हैं उनकी माताएं शिक्षित थीं। इसलिए आधुनिक नारियों को आडंबर से रहित तथा जीवन के सन्निकट पहुंचने के लिए जिस शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है वह लेनी चाहिए। शिक्षा स्त्री के लिए माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। नारियों को शिक्षा के साथ साथ शारीरिक शिक्षा देना भी आवश्यक है, क्योंकि आधुनिक नारियों
बहुधा फैशन की पुतली बन जाया करती हैं, जो आर्थिक उत्थान के लिए एक कलंक है। इस कारण वे शरीर से कमजोर होती हैं। हमारे देश में शिक्षा की कमी है। जिस देश में पुरुष समाज ही अल्प शिक्षित हो, उस देश की स्त्रियां अशिक्षित क्यों न होंगी। इतिहास इसका साक्षी है कि देश की स्वतंत्रता में नारियों का पूर्ण सहयोग रहा है। इन्हीं सब बुराइयों को दूर करने के लिए स्त्री शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। आइए आगे देखते हैं। मनोरंजन के बदलते साधन। आज का मानव कल पुर्जे की भांति काम में जुटा हुआ है। मनोविनोद के लिए सुदूर वन, पर्वत और नदी के सौंदर्य दर्शन के लिए उसके पास समय नहीं है। अतः मनोरंजन के ऐसे साधनों की आवश्यकता है जो अल्प समय में ही मनुष्य के उदास, निराश और थके हारे मन को गुदगुदा सके और जिनका स्थान तथा समय निश्चित हो, ताकि जब भी एकाधी घड़ी की अवकाश मिले वह उन साधनों से अपना मन बहला सके। मनोरंजन के नवीन साधनों में सिनेमा सबसे मुख्य और लोकप्रिय है। मित्रों की मंडली में सुनो तो सिनेमा की चर्चा, उत्सवों समारोह पर सुनो तो सिनेमा के गान, सड़क पर चलते राहगीरों की ओर कान लगाओ तो सिनेमा के गाने की गुनगुनाहट। वस्तुतः इतना अच्छा, इतना स्वाभाविक एवं इतना सस्ता और कोई साधन नहीं है जिससे एक साथ आँख, कान और मन तीनों का मनोरंजन हो सके। इसमें साहित्य, संगीत, नाटक, फोटोग्राफी, चित्रकला तथा मूर्तिकला आदि सभी कलाएं समाविष्ट रहती हैं। अतः इसमें इतना आकर्षण होता है कि 3 घंटे कैसे बीत गए पता तक नहीं चलता। टेलीविज़न भी एक नवीन आविष्कार है। इसके द्वारा हम घर बैठे बिठाए संगीत, नाटक, कविता, समाचार, हास्य, व्यंग के कार्यक्रम देख सकते हैं। टेलीविज़न सब वर्गों की रुचि को तुष्टि करता है। कुछ कार्यक्रम केवल महिलाओं के लिए तथा कुछ विद्यार्थियों के लिए भी होते हैं। इनसे दर्शकों को सूचना, शिक्षा और मनोरंजन ये तीनों लाभ होते हैं। भारत में इसका तेजी से विस्तार हो रहा है। मनोरंजन के साहसिक साधनों में खेल मुख्य है। इसकी भी 2 श्रेणियां हैं, विदेशी खेल और देशी खेल। हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, टेनिस, बैडमिंटन आदि पश्चिमी खेल शिक्षित वर्ग में अधिक लोकप्रिय है। इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये एक देशीय न रहकर अंतर्राष्ट्रीय बन चुके हैं। कोलकाता में हो रहे मैच में केवल बंगाली नागरिकों की ही रुचि नहीं होती, अपितु भारत के अन्य प्रदेशों में अतिरिक्त इंग्लैंड, अमेरिका, अफ्रीका और सुदूर एशिया में बैठे नागरिक भी रेडियो पर उसका आंखों देखा हाल सुनते हैं। इस प्रकार इन खेलों द्वारा मनोरंजन का क्षेत्र व्यापक हो गया है। देशी खेलों में कुश्ती, कबड्डी, रस्साकसी, तैराकी, आँख मिचौनी, गुल्ली डंडा, खो खो, झूला, घुड़दौड़, पर्वतारोहण और शिकार आदि हमारे परंपरागत खेल हैं। गांवों में आज भी ये मनोरंजन के साधन हैं। इन देसी और विदेशी खेलों की यह विशेषता है कि इनमें खिलाड़ियों का मनोरंजन तो होता ही है, साथ ही साथ दर्शकों का भी मनोरंजन होता है, और फिर मनोरंजन का मनोरंजन और व्यायाम का व्यायाम। इनसे खिलाड़ी भावना, अनुशासन, सामाजिक भावना तथा साहस आदि गुणों का विकास भी होता है। साहित्यिक कोटि के मनोरंजन के साधनों में नाटक, कवि सम्मेलन, उपन्यास, कहानी तथा पत्र पत्रिकाएं मुख्य हैं। ये प्राय शिक्षित वर्ग के लोगों तक ही सीमित हैं। इनका साहित्यिक एवं कलात्मक स्तर ऊंचा रहता है। लोकरंजक साधनों में लोक नृत्य, स्वालंग, लोकगीत, कठपुतली नृत्य, कबूतर पालना आदि मुख्य हैं। इनमें से लोकगीतों व लोक नृत्यों को राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हो जाने से उनका बहुविकास हो रहा है। मनोरंजन के विविध साधनों के अंतर्गत प्रदर्शनी, संग्रहालय, लाइब्रेरी, चिड़ियाघर, क्लब, स्टेडियम और बागवानी का महत्व भी कुछ कम नहीं है।
ऐसा ही मनोरंजन का एक साधन प्रकृति दर्शन भी है। आज के जीवन में अत्यधिक व्यस्तता है। इस व्यस्तता के कारण होने वाले शारीरिक एवं मानसिक तनाव को दूर करने के लिए मनोरंजन अत्यावश्यक है। चलिए आइए अब हम लोग एक और निबंध करते हैं जिसका नाम है बढ़ता भ्रष्टाचार और घटता विकास। भ्रष्टाचार से तात्पर्य है बिगड़े हुए अथवा भ्रष्ट आचरण की स्थिति। भ्रष्ट लोग जब सामाजिक स्तर पर नैतिक मूल्यों को ताक पर रखकर अनैतिकता फैलाते हैं, कानून की सीमाओं का उल्लंघन करते हैं, तब समाज को भ्रष्टाचार से ग्रस्त कहा जाने लगता है। भ्रष्टाचारी व्यक्ति अपने निजी स्वार्थों की सिद्धि के लिए बराबर प्रयत्नशील रहते हैं। बेईमानी, चोरबाजारी, रिश्वतखोरी, तानाशाही आदि सारी सामाजिक बुराइयां भ्रष्टाचार को जन्म देती हैं। इन सब से लोभ, स्वार्थ, अहित तथा अहंकार को बल मिलता है। सामाजिक अथवा नागरिक अधिकारों का दुरुपयोग भ्रष्टाचार का मूल सिद्धांत है। भ्रष्ट लोग तथा भ्रष्टाचार की अतिशयता से सामान्य जनजीवन तथा दिनचर्या के कार्यकलापों का युक्तिसंगत निर्वाह कर पाना असंभव हो जाता है। यूं कहिए कि सही अर्थों में जनसाधारण का जीवन सुरक्षित नहीं रह पाता। भ्रष्टाचार का आज जीवन में सर्वत्र बोलबाला है। समाज के किसी भी पक्ष को ले लीजिए, उसमें भ्रष्टाचार की जड़ें काफ़ी गहरी मिलेंगी। किसी समाज अथवा देश के जनजीवन के दो पक्ष हैं, एक सरकारी तंत्र पर आश्रित है तो दूसरा व्यक्ति समुदाय की वैयक्तिकता पर टिका हुआ है। भ्रष्टाचार की जड़ें इन दोनों धरातलों पर हैं। सरकारी अथवा गैर सरकारी छोटे बड़े सभी कर्मचारी अपने जीवन को अधिक सुखद अथवा विलास प्रधान बनाने के लिए धन संचय करने में लगे रहते हैं। धन संचय की यह वृत्ति उनसे जो कुछ क्रियाकलाप करवाती है वे सब अनैतिकता की नींव पर खड़े होते हैं। कुल मिलाकर इसी धन लिप्सा अथवा स्वार्थ प्रियता के कारण भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। भ्रष्टाचार के इस रोग का संबंध व्यक्ति मात्र की दिनचर्या, उसके चिंतन तथा क्रियाकलापों से जुड़ा हुआ है। भ्रष्टाचार मानवता के नाम पर कलंक है। मानवता का हनन सामाजिक मूल्यों का विघटन ही तो है। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए पहले यह आवश्यक हो जाता है कि भ्रष्टाचार को बल देने वाले सारे कारणों की छानबीन की जाए। इन कारणों का विशद अध्ययन करके वे साधन अथवा वस्तुएं जुटाई जाए जिनका अभाव भ्रष्टाचार को जन्म देता है। इस स्थिति में न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। इन कारणों तथा समाधानों के संदर्भ में समाज के लिए पुनः नैतिक शिक्षा के माध्यम से ऐसे वातावरण देने की आवश्यकता है जिससे कानून प्रियता, उत्तरदायित्व, लोक मंगल की भावना तथा मानवतावाद की विचारधारा का जन्म हो सके। समाज को सच्चरित्र बनाना भ्रष्टाचार को रोकने का विशेष उपाय है। ऐसा वातावरण नैतिक शिक्षा, नीति के उद्देश्य, धर्म ग्रंथों का अध्ययन, अध्यापन, सभा समारोह का आयोजन तथा विशेष सामाजिक गोष्ठियों द्वारा तैयार किया जा सकता है। इस प्रकार की स्थिति में मानव के बीच सोया दानव स्वतः ही मर जाएगा। शुद्ध मानव के रह जाने से भ्रष्टाचार की कल्पना करना संभव नहीं है। भ्रष्टाचार दूर करने के अन्य उपाय अपेक्षाकृत अधिक कठोर हैं। भारत जैसे देश में विनय, विनम्रता अथवा निवेदन से सदाचार का निर्माण संभव ही नहीं है। डंडे के जोर पर नैतिकता तथा नियमितता का वातावरण बराबर बनता रहा है। इतिहास इसका साक्षी है, इतिहास इसका गवाह है। इसलिए कठोर दंड प्रणाली सच्चे अर्थों में न्याय व्यवस्था तथा निष्पक्षता के लिए परमावश्यक है, किंतु इस नीति में सच्चाई, निर्भीकता तथा शुद्ध न्याय को विशेष भूमिका निभानी चाहिए। छोटे बड़े, अमीर गरीब, नेता अभिनेता, राजा रंक सबके लिए एक ही कानून होना चाहिए। इन सब क्रियाकलापों के लिए
प्रचार प्रसार साधनों, अखबार, दूरदर्शन तथा रेडियो का व्यापक स्तर पर सहारा लिया जा सकता है। समाचार पत्र लिखित रूप में लेखक, कहानी आदि के माध्यम से भ्रष्टाचार को रोकने की प्रेरणा जनमानस को दे सकते हैं। दूरदर्शन इस संदर्भ से जुड़े क्रियाकलापों को सचित्र प्रस्तुत करके अपनी भूमिका निभा सकता है। इतना होने पर ही समाज के सच्चरित्र का निर्माण मात्र भ्रष्टाचार को रोकने का अन्यतम साधन सिद्ध हो सकता है। आइए हम लोग एक और निबंध देखते हैं जिसका नाम है मोबाइल का बढ़ता चलन। आज का युग विज्ञान का युग है। विज्ञान ने मानव को अनेक उपहारों से उपकृत किया है। विज्ञान अलादीन की जादुई चिराग की तरह है जिससे जो मांगो वही मिल सकता है। संचार माध्यमों में भी विज्ञान ने अभूतपूर्व क्रांति की है। आज से कुछ वर्षों पूर्व इस बात की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि हम किसी से बात करने के लिए या किसी का संदेश सुनने के लिए किसी छोटे से यंत्र को अपने हाथ में लेकर घूमेंगे। इस छोटे से यंत्र का नाम मोबाइल फ़ोन है, जो हमारे लिए एक वरदान है और कभी कभी असुविधा का कारण भी। मोबाइल फ़ोन से जहां चाहे, जिससे चाहे, देश विदेश में कुछ भी क्षणों में अपना संदेश दूसरों तक पहुंचाया जा सकता है और उनकी बात सुनी जा सकती है। यही नहीं, इस उपकरण में SMS संदेश भेजने और प्राप्त किए जा सकते हैं। इस उपकरण में तरह तरह के खेल खेले जा सकते हैं, गणनाएं की जा सकती हैं, मित्रों, संबंधियों एवं रिश्तेदारों के फ़ोन नंबर संचित किए जा सकते हैं, समाचार, चुटकुले, संगीत आदि का आनंद लिया जा सकता है। किसी भी तरह की विपत्ति में मोबाइल फ़ोन रक्षक बनकर हमारी सहायता करता है। मोबाइल फ़ोन असुविधा के कारण भी है। किसी सभा, बैठक अथवा कक्ष में जब अचानक फ़ोन की घंटी बजती है या घंटी के स्थान पर कोई फिल्म गीत बजता है तो व्यवधान कारण बनता है। आजकल तो अनचाहे फ़ोन बजते रहते हैं जिनमें अनेक प्रकार के अवांछित संदेश प्राप्त होते हैं। किसी को धमकी देने, डराने, बदनाम करने जैसे कुकृतियों के लिए मोबाइल फ़ोन का प्रयोग किया जाता है। आजकल मोबाइल फ़ोन से फ़ोटो खींचे जा सकते हैं। इस सुविधा का प्राय दुरुपयोग किया जाता है। मोबाइल फ़ोन का सबसे बड़ा दुरुपयोग तब होता है जब वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन से बातचीत करने लगते हैं। इसके कारण अनेक दुर्घटनाएं घटित हो जाती हैं। मोबाइल फ़ोन विज्ञान की अनुपम देन है। हमें चाहिए कि इसके गलत प्रयोग से बचें और इसकी सुविधाओं का लाभ उठाएं, जिससे विज्ञान का यह वरदान अभिशाप न बन जाए। चलिए आइए अब हम लोग एक और निबंध देखते हैं जिसका नाम है प्रदूषण की समस्या। मानव और प्रकृति का संबंध अत्यंत प्राचीन है। प्रकृति ने मानव को अनेक साधन दिए हैं जिनसे उसका जीवन सुखद बना रहे, लेकिन मानव ने प्रकृति का शोषण करना आरंभ कर दिया। वैज्ञानिक उपलब्धियों के सहारे उसने घोषणा कर दी कि वह आज जल, थल और आकाश का स्वामी है। प्रकृति उसकी चेरी है। जो प्रकृति कभी उसकी सहचरी थी, उसने उसी को अपने वश में करने के लिए कोई कसर नहीं उठा रखी, पर परिणामतः प्रकृति भी अपने प्रतिरोध लेने पर उतारू हो गई तथा अनेक समस्याओं का जन्म हुआ। प्रदूषण की समस्या भी ऐसी ही है। हमारे आसपास की प्राकृतिक वातावरण जिसमें हम रहते हैं पर्यावरण कहलाता है। इस प्राकृतिक वातावरण का दूषित हो जाना या इसका संतुलन विकृत हो जाना ही प्रदूषण है। प्रदूषण की वृद्धि के कारणों में मनुष्य द्वारा प्रकृति के साथ मनचाही छेड़छाड़ है। मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वनों का अंधाधुंध कटाई की, पर्वतों को तोड़ा, परमाणु भट्टियां बनाई तथा अनेक प्रकार के कीटनाशकों का प्रयोग किया, जिसके कारण प्राकृतिक संतुलन डगमगा गया और हानिकारक हो गया। प्रदूषण के विस्तार में कल कारखानों से निकलने वाला धुआं, गैसें तथा औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले अवशिष्ट पदार्थ भी सहायक हैं।
पर्यावरण के असंतुलन एवं प्रदूषण के कारण वायुमंडल में जहरीली गैसें मिल जाती हैं। महानगरों में अनाधिकृत बस्तियों के कारण भी भूमि प्रदूषित होती है। वायु, जल, ध्वनि एवं भूमि के प्रदूषण के कारण अनेक घातक रोग जैसे हैजा, पीलिया, मानसिक तनाव, चर्म रोग, एलर्जी, कैंसर एवं सांस संबंधी रोग फैल रहे हैं। पर्यावरण प्रदूषण का भयावह परिणाम तब देखने को मिलता है जब मौसम में अनियंत्रित बदलाव होते हैं। कभी अल्पवृष्टि तो कभी अनावृष्टि होती है। देखिए, अल्पवृष्टि का मतलब कम बारिश होना, अनावृष्टि मतलब सूखा पड़ना। मौसम परिवर्तन के कारण कृषि पर बुरा प्रभाव पड़ता है। नई नई बीमारियों का जन्म होता है, जान माल की क्षति होती है तथा देश की अर्थव्यवस्था पर कुप्रभाव पड़ता है। भूस्खलन, भूक्षरण, रेगिस्तान का प्रसार, भूमि की उर्वरा शक्ति का ह्रास, भयंकर बाढ़ें तथा सूखा आदि सभी विपदाएं पर्यावरण प्रदूषण के कारण ही पैदा हो रही हैं, जो बहुत चिंता का विषय है। पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण करना अनिवार्य हो गया है। यद्यपि पर्यावरण प्रदूषण एक विश्वव्यापी समस्या है जिसका समाधान करना अत्यंत कठिन है, तथापि इस पर रोक लगाने के लिए कुछ कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे औद्योगिक इकाइयों को आबादी वाले क्षेत्रों से दूर स्थापित करना, अधिक से अधिक वृक्षारोपण, वाहनों में पेट्रोल व डीजल के स्थान पर सीएनजी गैस का प्रयोग एवं प्राकृतिक से अनावश्यक छेड़छाड़ से परहेज आदि। सरकार को चाहिए कि औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए यह अनिवार्य कर दिया जाए कि वे अपशिष्ट पदार्थ को नदी में प्रभावित न करें। साथ ही प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि पृथ्वी को प्रदूषण के आघात से बचाने के लिए कृत संकल्प हो जाए, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं एवं उनका संरक्षण करें। चलिए आइए अब हम लोग एक और निबंध करते हैं। निबंध 7, मेरा प्रिय त्यौहार। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जिस समाज में वह रहता है उसके वातावरण में जीता हुआ वह प्रसन्नता, सुख दुख तथा हर्ष विषाद का अनुभव करता है। समाज में रहकर वह अपने व्यस्त जीवन में आनंद के कुछ पल खोजना चाहता है। त्यौहार मनाने की लालसा भी आनंद के कुछ क्षण प्राप्त करने का एक साधन है। मनुष्य उत्सव प्रिय होता है। प्रत्येक त्यौहार के मूल में उत्सव प्रियता की भावना विद्यमान रहती है। मुझे सभी त्यौहार बहुत अच्छे लगते हैं, परंतु दीपावली मेरी सबसे प्रिय त्यौहार है। दीपावली का पर्व कार्तिक मास के अमावस्या के दिन मनाया जाता है। शरद ऋतु का आरंभ होने के कारण मौसम अत्यंत सुहावना होता है। शीतल मंद तथा सुगंधित वायु प्रवाहित होती रहती है। वातावरण में चारों ओर उल्लास और आनंद फैला हुआ दिखाई देता है। दीपावली का उत्सव मनाए जाने के संबंध में अनेक कथाएं प्रचलित हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इसी दिन श्री राम रावण का संहार करके तथा लंका को जीतकर अयोध्या लौटे थे। अयोध्या वासियों ने श्री राम के लौटने पर संपूर्ण अयोध्या नगरी को दीपमालाओं से प्रकाशित करके अपनी प्रसन्नता को व्यक्त किया था। तभी से प्रतिवर्ष यह उत्सव मनाया जाता है। दीपावली का त्यौहार आने से पूर्व ही लोग अपने अपने घरों की सफाई करते हैं। सफ़ेदी व रंग रोगन आदि से मकानों को सुंदर बनाते हैं तथा घरों एवं बाजारों में एक नवीन तथा उल्लास का वातावरण दिखाई देता है। स्वच्छता और सज्जा की एक होड़ सी लग जाती है। दीपावली से 2 दिन पूर्व धनतेरस होती है। इस दिन सभी लोग नए बर्तन खरीदना शुभ शगुन मानते हैं। दूसरे दिन नरक चौदसी होती है। इसको मनाने के पीछे मान्यता है कि इस दिन श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। तीसरे दिन दीपावली का पर्व मनाया जाता है। चौथे दिन अन्नकूट होता है। इस दिन को गोवर्धन पूजा के रूप में मनाया जाता है।
आज के दिन घरों में गोबर का गोवर्धन बनाकर संध्या समय दूध तथा पकवान आदि से उनकी पूजा की जाती है। 5वें दिन भैया दूज मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों को टीका करती हैं। दीपावली के दिन भवनों की साज सज्जा और बाजारों की सजावट देखते ही बनती है। दुकानें अनेक प्रकार के खिलौनों और पकवानों से भरी पूरी दिखाई देती हैं। संध्या समय घरों तथा दुकानों पर लक्ष्मी एवं गणेश का पूजन होता है। दीपकों की असंख्य पंक्तियां प्रत्येक स्थान पर सजाई जाती हैं। कहा जाता है कि इस रात घर में लक्ष्मी का प्रवेश होता है। बच्चे और युवा फुलझड़ियाँ और पटाखों के शोर व प्रकाश से समस्त वातावरण को उल्लासमय बना देते हैं। यों तो दीपावली धनी निर्धन सभी का त्यौहार है, परंतु इसे पूरी शान शौकत से वे लोग मना पाते हैं जिनके पास अधिक मात्रा में धन होता है और जो लक्ष्मी पूजन के नाम पर निर्मम होकर अपनी दौलत को फूंकते हैं। ऐसे पूंजीपति अपने उल्लास का प्रदर्शन करते समय यह नहीं सोचते कि उनके इस उल्लास में कितने गरीबों का विषाद छिपा है। आधुनिक युग में आवश्यकता इस बात की है कि मनुष्य दीपावली को मानवीय संस्कार जगाने वाला पर्व मानकर मनाए। जलती हुई दीपमाला का सच्चा अर्थ यही है। दीपमाला कह रही है, दीप 100 युग युग जलो, घोर तम को पार कर आलोक बनकर तुम चलो। आइए और देखते हैं जीवन में साहित्य का महत्व। इतिहास इस बात को साक्षी है कि मानव के उन्नति और विकास की सीढ़ियों को पार कर आज के वैज्ञानिक युग में प्रवेश किया है। जंगल और गुफाओं में जीवन व्यतीत करने वाला मानव आज अंतरिक्ष में भी अपनी विजय पताका फहरा रहा है। विज्ञान की इस उपलब्धि में उसका मस्तिष्क और चिंतन आधार बना है। दूसरी ओर उसके व्यक्तित्व में हृदय की भावनाओं की लहरें भी होती हैं, जिनसे वह राग, प्रेम, अपनत्व, कर्तव्य के बंधनों से बंध जाता है। इस पक्ष से ही वह अभिव्यक्त की ओर बढ़कर कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास का सृजन करता है तथा कला के अनेक रूपों को संवारता है। एक अंग्रेजी साहित्यकार ने कहा है, साहित्य मानव समाज का मस्तिष्क है। जिस प्रकार मानव मन में अनेक प्रकार के विचार, भावनाएं तथा कल्पनाओं का संयोजन होता है, उसी प्रकार साहित्य में उससे संबंधित समाज या जाति, विचार, भाव, संस्कृति आदि संचित रहते हैं। साहित्य शब्द का अर्थ है स प्लस हित है, अर्थात जो हित की भावना से युक्त हो। अतः साहित्य में मानव तथा मानव समाज के हित की कामना होती है। साहित्य की रचना समाज से ही होती है। साधारण शब्दों में मनुष्यों का समूह समाज कहलाता है। समाज के बिना मनुष्य का अस्तित्व नहीं है। एकाकी या अकेला रहकर मनुष्य न तो उन्नति कर सकता है और न ही पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। समाज के बिना साहित्य संभव नहीं हो सकता। कहा भी है, अंधकार है वहाँ जहाँ औदित्य नहीं है, मुर्दा है वह देश जहाँ साहित्य नहीं है। आत्मा और शरीर का जो संबंध है, वही संबंध साहित्य और समाज का भी है। साहित्यकार जिस साहित्य की रचना करता है, उसकी जड़ें समाज से ही विषय वस्तु प्राप्त करती हैं। साहित्यकार अपने समाज की परिस्थितियों में जीता है, उनसे प्रभावित होता है तथा उन्हें साहित्य में निर्मित करता है। साथ ही साहित्य अच्छे बुरे की पहचान भी करता है तथा जो परिवर्तन मानव तथा समाज के लिए वांछित होता है, उसका समर्थन करता है तथा जो मर्यादा और संस्कृति का हनन करते हैं, उनका विरोध भी करता है। इस प्रकार वह समाज का अंग होकर भी उसका पथ प्रदर्शक होता है। साहित्य समाज का दर्पण होकर भी उसका नियामक है। कबीर, तुलसीदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, दिनकर, प्रेमचंद आदि के साहित्य में
एक ओर तो अपने युग की परछाई है तो दूसरी ओर उसमें भारतीय संस्कृति की गुम हुई पहचान की तड़प और उसे पुनः प्रतिष्ठित करने की कामना है। गुप्त जी के शब्दों में, हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारे बैठे करके वे समस्याएं सभी। यदि वर्तमान साहित्य पर दृष्टिपात करें तो यह भली भांति स्पष्ट हो जाएगा कि उसमें भारतीय समाज का चित्रण है। भारतीय समाज में व्याप्त अनेक विसंगतियों, रूढ़ियों का विमोचन है, तो साथ ही उन विसंगतियों को दूर करने की पीड़ा भी। साहित्यकार समाज का उपदेशक नहीं है, तथापि साहित्यकार का चिंतन तो समाज को नई दिशा प्रदान करता है। स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में साहित्य ने असंख्य युवकों को इसमें भाग लेने की प्रेरणा दी। चलिए आइए अब हम लोग करते हैं परीक्षोपयोगी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर। प्रश्न 1, यहाँ कुछ निबंध विषय नमूने के रूप में दिए गए हैं। निबंध के अंगों के आधार पर इनके उपबिंदु विचार कर लिखिए, जिनके आधार पर पूरा निबंध लिखा जा सके। दहेज प्रथा, प्रदूषण एक समस्या। उत्तर, दहेज प्रथा का स्वरूप कल और आज। दहेज एक प्रथा, प्रथा के प्रारंभ का प्रचलित तर्क, पुत्री का नया घर, नई गृहस्थी, प्रथा में स्वार्थ से विकृति आना। दहेज प्रथा एक अभिशाप, उन्मूलन के प्रयास, विवाह पूर्व वर पक्ष की मांग, दूल्हे का मोलभाव, अभाव में वधू पर अत्याचार, निरश व अमानुषी व्यवहार, अभिशाप से मुक्ति के उपाय, सही सामाजिकता का दबाव। इन बिंदुओं पर एक पूरा निबंध लिखने का प्रयास कीजिए। अब देखिए, बिंदु मतलब हिंट्स, यहाँ पे आपको बिंदु दिए गए, इनको आपको इस्तेमाल करके पूरा निबंध लिखना है। प्रदूषण एक समस्या, प्राकृतिक वरदान, स्वस्थ वायुमंडल, जल, वायु, बढ़ती जनसंख्या, साधनों का अभाव, व्यवस्थागत लापरवाही व व्यक्तिगत हित में सामाजिक हितों की उपेक्षा। प्रदूषण के रूप एवं दुष्प्रभाव, महामारियां, रोगों का प्रकोप, सामाजिक अपराध के रूप में प्रदूषण पर नियंत्रण, रोक व दंड विधान, स्वास्थ्य समाज के लिए, स्वस्थ वायुमंडल के महत्व की प्रतिष्ठा, सामूहिक दायित्व एवं योगदान। आइए प्रश्न 2 देखिए। 5-6 विषयों में से एक विषय चुनकर निबंध लिखने के लिए विषय चयन कैसे करेंगे और इसका क्या आधार होंगे? उत्तर, निबंध लिखने के लिए सबसे पहला प्रश्न है विषय का चुनाव। विषय के चुनाव के लिए आवश्यक बातें, विषय की पूरी जानकारी हो, विषय के बारे में आपके अपने विचार स्पष्ट हो, एक स्पष्ट धारणा व रूपरेखा का ढांचा साफ हो। आम विषय की अपेक्षा यदि नया विषय जिस पर सामान्य विद्यार्थी न लिख सकें और आप उस विषय पर कुछ नया कहने की स्थिति में हो, उन्हें चुनें और अपने बुद्धि, विवेक, कल्पना व पूर्व विचार के आधार पर लिखने का मन बनाएं। नए विषय पर लिखा गया निबंध मौलिक होता है। विषय की रूपरेखा बनाना। विषय चयन के बाद दूसरा काम है विषय की पूर्णता की दृष्टि से रूपरेखा का निर्माण। भूमिका, वर्णन, विषय विस्तार, उपसंहार। विषय, महानगर का जीवन। भूमिका, नगर और महानगर, नागरिक सुविधाओं व विकास के आधार पर विभेद। महानगरों की विशेषता, यातायात, संचार, जल, विद्युत, भवन, आजीविका के आलोक में जीवन एक अवसर। विषय वस्तु, वर्णन, विषय विस्तार बिंदु। महानगर में भीड़भाड़, आवास की समस्या, निवास और कार्यस्थल की दूरी, यातायात की समस्या, व्यस्तता और समय का अभाव, तड़क भड़क, शान शौकत और गरीबी, प्रदूषण, ध्वनि, वायु, जल और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, बड़े बड़े अस्पताल फिर भी चिकित्सा साधनों की अपर्याप्तता, आसपास ढेरों बहुत से लोग होते हुए भी आपसी परिचय का अभाव, सुख सुविधाएं, रोजगार की संभावनाएं, देश विदेश से संपर्क, बुराइयां और अच्छाइयां भी,
उद्योग धंधों के कारण व्यवस्था, कुछ सुझाव। इस प्रकार महानगरीय जीवन पर एक सारभित निबंध लिखा जा सकता है। आइए देखते हैं प्रश्न 3। निबंध की भाषा और शैली किस निबंध को श्रेष्ठ बनाती है? किसी निबंध को श्रेष्ठ बनाती है? अपने विचार प्रकट कीजिए। उत्तर: निबंध पठनीय, रुचिकर, ज्ञानवर्धक, सरलता से समझ में आ सकने वाला, व्यंग विनोद युक्त व सामाजिक दृष्टि में संपन्न होना चाहिए। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है निबंध की भाषा। निबंध की भाषा सहज, सरल, सुबोध, भाव गंभीर्य लिए हुए भी जिज्ञासा बनाए रखने वाली होनी चाहिए। वाक्य छोटे छोटे व परस्पर संबोध हो, लंबे उबाऊ वाक्य न हो, वर्तनी स्पेलिंग की अशुद्धियां न हो, न शुद्ध तत्सम शब्दों की भरमार हो, न ही अनावश्यक रूप से अंग्रेजी, फारसी, उर्दू शब्दों का आधिक्य हो। शब्दों की बोझिलता निबंध को भी बोझिल बना देती है। अधिकांश बड़े लेखकों के वैशिष्ट्य व महत्व का एक बड़ा कारण यही रहा है कि उन्होंने अधिकांशतः सरल शब्दों व छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग किया है। निबंध में भाषागत पांडित्य से बचना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि भाषा विषयानुरूप हो तो हो, पर वह पाठकों के लिए बोधगम्य भी हो। एक अच्छे सारगर्भित, रोचक व उन्नत कोटि के निबंध के लिए भाषा का बहुत बड़ा योगदान होता है। प्रश्न 4। निबंध किसे कहते हैं? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प छांटकर लिखिए। क. व्यवस्थित रूप से गठित गद्य रचना। ख. घटनाओं भावों का जमावड़ा। ग. आपसी बातचीत की लिखित अभिव्यक्ति। घ. किसी बात को विस्तार से लिखना। सही उत्तर है क. व्यक्तिगत रूप से गठित गद्य की रचना। प्रश्न घ। गद्य की कसौटी किसे बताया गया है? नाटक, उपन्यास, कविता, निबंध। सही उत्तर है निबंध। प्रश्न 6। निबंध कितने प्रकार के होते हैं? सही विकल्प चुनकर लिखिए। वर्णनात्मक, भावात्मक, विचारात्मक, उपर्युक्त तीनों प्रकार के। सही उत्तर है उपर्युक्त तीनों प्रकार के, तीनों होते हैं। प्रश्न 7। मेरा प्रिय लेखक किस कोटि का निबंध है? सही उत्तर दीजिए। भावात्मक, वर्णनात्मक, विचारात्मक, उपर्युक्त तीनों। सही उत्तर है भावात्मक। प्रश्न 8। भावनात्मक निबंध में किस तत्व का महत्व अथवा प्रधानता होती है? सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। आत्मीयता, बुद्धि तत्व, वर्णनपरकता, खोजपरकता। सही उत्तर है आत्मीयता। क। प्रश्न 9। हमारे देश में होली का त्यौहार फागुन मास की किस तिथि को मनाया जाता है? सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। अमावस्या, प्रतिपदा, पूर्णिमा, चतुर्दशी। सही उत्तर है पूर्णिमा।